एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से आई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर आज हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कि एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, जिसको हम थोड़ा थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, और साथ ही साथ इन डिटेल विद हेडिंग्स हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन। इन प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले मतलब चैप्टर में या फिर जो भी हमने पहले वीडियोस पढ़ी उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें, इसका मतलब तब वो टाइम का पीरियड जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, उस टाइम पर ना ही एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही थी और ना ही कोई इक्वलिटी थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स हु वर merely कलेक्ट रेंट लगान फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो भी एक्चुअल ओनर्स हुआ करते थे, टिलर्स हुआ करते थे सॉइल के, मतलब फार्म के, उनके ऊपर जमींदार्स यानी कि इंटरमीडिएट जो बीच के काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक लैंड टेन्योर सिस्टम बना लिया था अपनी तरफ से, जिसके अंदर वो लोग जो एक्चुअल लैंड ओनर्स थे उनसे रेंट लिया करते थे, लगान लिया करते थे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से हम लोगों की ये हालत हो गई थी कि इंडिया को अमेरिका से फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कराना पड़ा था, खाने को लेना पड़ा था, और वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था, बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विद अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75%। एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पर इतना ज़्यादा वास्ट था कि 70 से 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। कोई भी टर्शरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं था, सब लोग एग्रीकल्चर में ही थे मोस्टली। ठीक है, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसमें मेन फोकस एग्रीकल्चर को ही रखा गया कि हमको एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन द एग्रीकल्चर एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। सो ये एक इंट्रोडक्शन है कि एग्रीकल्चर बेसिकली एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस था क्या। आई होप ये क्लियर हुआ, ईजी था, और पहले भी हमने वीडियोज़ में पढ़ा है। अब हम देखते हैं इन डिटेल की प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज हो रही थी उस टाइम पर, क्या क्या फीचर्स थे जो एग्रीकल्चर को लो प्रोडक्टिवल और बहुत ही अनइक्विटेबल और अनग्रोथेबल बना रहे थे। So if we talk about the problems of the agriculture at the eve of the independence, the following are some problems जो कि 1950 और 1990 तक की बताई गई हैं। इसके बाद हमारे एग्रीकल्चर में बहुत इंप्रूवमेंट होने लगा था, क्योंकि कई सारी चीज़ें आई थी जो हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स भी हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब लो प्रोडक्ट, पहला जो पॉइंट है वो है लो प्रोडक्टिविटी की। एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिव था। इंडियन एग्रीकल्चर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पर इतनी बेकार प्रोडक्टिविटी हमारे इंडिया में हो रही थी एग्रीकल्चर में कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी लो प्रोडक्टिविटी के लिए जाने लगा। लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ दिस सेक्टर। ये जो सेक्टर है, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें लो प्रोडक्टिविटी या फिर इसकी जो स्थिरता थी, इसमें जो स्टैग्नेशन आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज थी। हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी कि हम किस तरीके से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, किस तरीके से कौन सी सीड्स का यूज़ करें ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कौन सी मशीन्स, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पर स्टैग्नेशन आया, लो प्रोडक्टिविटी हुई। दूसरी हेडिंग है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगारी है, जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हैं कि जितनों की जरूरत भी नहीं है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर कोई भी एक ज़मीन है, एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ तो सपोज करो ये एक ज़मीन है एक फार्मर की। ठीक है, इस पर इतने में हमें प्रोडक्शन करना है, सिर्फ जितना पार्ट मैंने शेड किया है, इतने पार्ट को मतलब हमें प्रोडक्शन करना है, और इसके लिए सिर्फ हमको लेबर 4 चाहिए। ठीक है, यही 4 जने जो है सीड्स को सो भी कर लेंगे, इरीगेशन भी कर लेंगे और हार्वेस्ट भी कर लेंगे, तीनों काम यही कर लेंगे। बट फैमिली में कितने जने हैं? 6 जने हैं। फैमिली में 6 जने हैं। ठीक है, 4 जने ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, 2 जने खाली बैठे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं, तो उन्होंने सोचा हम भी आपकी इसमें हेल्प करा देते। तो ये 6 के 6 फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो 2 थे ये कुछ और काम कर सकते थे, बट इन्होंने एग्रीकल्चर को ही चूज किया। तो जरूरत कितनों की थी? 4 की थी, बट 2 जने एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उस टाइम पर इंडिया में ऐसी कई सारी लैंड्स थी, कई सारी ऐसी फैमिलीज थी जहां पर जो जरूरत हुआ करती थी उससे कई ज्यादा लोग वहां काम कर रहे थे, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुई कि जितने उस सेक्टर में जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा काम उधर कर रहे हैं, जबकि वो लोग कुछ और सोर्स भी देख सकते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट का, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती थी। वो एग्रीकल्चर में ही अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाया करते थे, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एट द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस अराइज होने लगी। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन आर रियली नीडेड। ये वो स्टेट है जहां पर ज्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं वर्क में, जितनों की जरूरत भी नहीं है। ठीक, there was very high incidence of disguised unemployment in this sector during 1950 1990 और 1990 के टाइम पर disguised unemployment बहुत ज़्यादा इंडिया में पाई जाने लगी इन दिस सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक,
ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, क्योंकि इरीगेशन के लिए कई इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही थी, मशीनरीज आ रही थी, वो हम पर थी नहीं। तो ओवरऑल हम लोग रेनफॉल पर डिपेंड थे कि जब बारिश होगी तब हमारी जो खेती है उसमें पानी लगेगा। बारिश नहीं हुआ करती थी तो क्या होता था, पानी नहीं होता था, इरीगेशन नहीं हो पाया करता था, जिसकी वजह से जो सॉइल थी वो ड्राई हो जाया करती थी और जो भी क्रॉप्स सो करी जा रही थी वो सब बेकार हो जाया करती थी, लॉस हुआ करता था। ठीक है, ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो भी थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, बेकार थी। फार्मर्स डिपेंडेंट लार्जली ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। मिनिमम ग्रोथ हुआ करती थी इस सेक्टर में उस टाइम पर जहाँ पर लीस्ट रेनफॉल हुआ करती थी, मतलब जिस टाइम पर रेनफॉल कम होती है, गर्मियों का मौसम मान लो, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ करता था फार्मर्स को, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। चौथा पॉइंट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, हम सिर्फ उतनी ही फार्मिंग करेंगे जितनी की हमें जरूरत है, हम सरप्लस पैदा नहीं करेंगे। ये होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसको अगर हम इधर से पढ़ें तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स को इस तरीके से उगाना कि हम खुद का वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस ऑफ ट्रेड, मतलब खुद का ही सिर्फ यूज करने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को, ना कि कोई सरप्लस के लिए। ठीक है, हाई इंसिडेंस हुआ करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग के उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि लोगों का इतना, ना ही उनके पास इतनी नॉलेज थी, ना ही उनके पास इतने इक्विपमेंट्स थे कि वो बहुत ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस कर लें। ठीक, वो लोग सिर्फ उतना ही सरप्लस करते थे जितने की उन्हें जरूरत है, जितने की वो अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर लें, अपनी फैमिली का पेट भर लें। तो उस टाइम पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस थे। पांचवा है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पर लोग यूज़ कर रहे थे, फार्मर्स यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, आउटडेटेड हो चुकी थी, ऑब्सोल्यूट हो चुकी थी। ठीक है, देयर वाज मेनी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जो अब काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब और अच्छी और बेटर टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आ चुकी थी, इसलिए पुरानी टेक्नोलॉजी अब काम की नहीं रही। जैसे पहले बैलों का यूज़ किया जाता था चराने के लिए, खेत चराने के लिए, बट धीरे धीरे ट्रक्स आने लगे और मशीन्स आने लगी, जिसकी वजह से काम जल्दी होने लगा और ज़्यादा होने लगा, इफ़ कंपेयर टू अगर हम काउ एंड बुल्स का यूज़ कर रहे थे, कार्ट्स का यूज़ करते थे। तो वो एक एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो गई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। आई होप ऑब्सोल्यूट का मतलब आपको समझ में आया। हार्वेस्टिंग वॉज जनरली डन मैनुअली एंड वॉज वेरी टीडियस। हार्वेस्टिंग जो करी जाती थी वो बहुत मैनुअली करी जाती थी और बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस था उसका, क्योंकि हम कार्ट्स एंड बुल्स एंड काउस का यूज़ करा करते थे, जो कि एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उस टाइम पर हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बहुत लो हो रहा था, ग्रोथ भी बहुत लो हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स बेसिकली जमींदार, ठीक है, और टेनेंट्स जो टिलर्स हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। फार्मर्स आर ऑफन अ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बॉन्ड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। फार्मर्स जो उस टाइम पे थे वो लोग एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, जो कि उनको लैंडलॉर्ड्स के रिलेशन के साथ बांध रहा था कि जो लैंडलॉर्ड बोलेंगे हमें वही करना पड़ेगा, जो जमींदार बोलेंगे किसान को वही करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर्स। लैंडलॉर्ड्स बेसिकली करते क्या थे, ये जो जमींदार हुआ करते थे, ये क्या करते थे कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर इन लोगों को, ये लोग या तो लोन दिया करते थे या फिर अपनी ज़मीन दिया करते थे। उस ज़मीन पर ये फार्मर्स काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, प्रोडक्शन करते थे, और उसके बाद उस प्रोडक्शन से भी ये लोग टैक्स लिया करते थे, और जो कि या तो हाफ होता था पूरे प्रोडक्शन का या फिर हाफ से भी ज़्यादा। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोग फार्मर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उनको ऑप्रेस्ड कर रहे थे एंड डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेसेसिटीज़। और जो भी उनकी नेसेसिटीज़ थी फार्मर्स की, वो भी इसकी वजह से फुलफिल नहीं हो पाया करती थी, जिसकी वजह से ये जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया। एंड लास्ट हेडिंग है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। उस टाइम पर बहुत छोटी छोटी खेत थी लोगों के पास, बड़ी खेत जितनी भी हो जाया करती थी वो या तो जमींदार ले लिया करते थे या फिर ब्रिटिशर्स अपने काम के लिए। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा कारण था उस टाइम पर कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी कहलाई जाने लगी। मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स ऑफ द फार्मर स्मॉल, बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी। लैंड होल्डिंग्स इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रोथ एज फार्मिंग कैन बी कैरीड आउट ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लैंड होल्डिंग्स जो थी वो स्मॉल थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट होने लगी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि यूज़ ऑफ मशीन्स उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, पैसा ही नहीं था कि इतनी मशीन्स खरीद लें, नई टेक्नोलॉजीज़ को खरीदने किसान। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट इतना किया जा रहा था, लगान लिया जा रहा था, रेंट लिया जा रहे थे, प्लस अगर वो लोन भी लेते थे तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता था, तो वो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहे थे अब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर। ठीक है, मोreover फार्मर्स यूज देयर प्रोड्यूस विच इज ऑब्वियसली लेस ड्यू टू लैंड होल्डिंग्स। जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ करता था वो मेनली उसको मार्केट में सेल करते थे, और वो सेल तब करते थे जब उनकी खुद की कंजप्शन पूरी हो। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तब वो सेल करेंगे, और नहीं बच रहा तो उनको सेल करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पर लैंड होल्डिंग्स ही स्मॉल थी। अब तुम लोग खुद सोचो जरा, ये वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये अगर 6 जने इसमें काम कर रहे हैं, इतना एरिया किसी और का है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से जितना भी प्रोडक्शन हुआ करता था, सपोज करो इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो इतने प्रोडक्शन में इतना पार्ट जो मैंने शेड किया ये उनके खुद के कंजप्शन में आ गया 6 लोगों के, बाकी इतना बचा हुआ उन्होंने सेल कर दिया। अब उनको इससे कितना ही पैसा मिल जाएगा, कुछ सोचो, क्योंकि एक तो उनके पास छोटी ज़मीन है, छोटी ज़मीन है तो छोटा प्रोडक्शन होगा, छोटे प्रोडक्शन में भी उनकी खुद की नीड्स पहले हैं, तो पहले खुद की नीड्स फुलफिल करते थे, उसके बाद वो कहीं आगे मार्केट में सेल करते थे। तो अगर सेल नहीं भी कर रहे हैं ना और कर भी रहे हैं, दोनों का ही उनका इंपैक्ट सेम होता था, क्योंकि ना ही उनके पास इतना प्रोडक्शन हो पाया करता था कि वो सेल कर लें, और ना ही इतना पैसा होता था कि वो बड़ी लैंड होल्डिंग्स लें।
तो ओवरऑल ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो अभी हमने डिस्कस करी। 7 हेडिंग्स हमने इसमें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी चैनल बताना, फैमिली मेम्बर्स को भी बताना। एंड स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो इम्प्रूव हुई इंडिया में।